गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए? जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी सारे स्लम एरियाज़ हैं, जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती है। तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को भी कुछ इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए? बिल्कुल। इस बीच जब ये 34 बच्चों का एडमिशन हुआ है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, वो बनाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आई है। बच्चा स्कूल जाना चाहता है, पेरेंट्स स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हरियाणा का मैं बता रही हूँ आपको। तो लेकिन जो है वहाँ पर उनका बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल में तो हुए नहीं बच्चे। तो अब उनको ये भी समझाना है कि आपको हॉस्पिटल में बच्चे करने हैं, जी। तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन जो पहले हो चुका है उसका क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट को जगह जगह सर्वे करवा कर ये चीज़ों का पता करना चाहिए, कितने बच्चों का आधार कार्ड बना है, नहीं बना है। एआई का हमने मांगी थी, एआई होना चाहिए मना। 1 साल का बच्चा जैसे गुम हो गया, वो 10 साल में बच्चा मिला तो बच्चे की कंप्लीट फेस चेंज हो गई। तो एआई के थ्रू और जैसे हम जानेंगे तो पता चलेगा कि बच्चा जो है 1 साल में ऐसा दिखता था या 5 महीने में ऐसा दिखता था, तो वो भी एक जरिया है, मिल जाएगा। हम करने के लिए तो डीएनए टेस्ट भी हो सकता है, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता, तो शायद इसलिए हमने उसको इन्वॉल्व नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या यादव। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में, जहां हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो लाखों बच्चों की जिंदगी संवारती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कुसुम भट्ट जी की, जो सर्च माई चाइल्ड फाउंडेशन की संस्थापक है और एक सोशल वर्कर भी। चलिए जानते हैं उनसे उनकी मोटिवेशनल जर्नी। मैम, प्लीज हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अभी आपने बता ही दिया है कि मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है सर्च माई चाइल्ड। अगर आप मेरी एजुकेशन की बात कर रही हैं तो मैंने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, और मैंने एमएसडब्ल्यूसी भी किया है, मास्टर सोशल वर्क काउंसलिंग। मुझे ऐसे इसमें बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए और पेरेंट्स की काउंसलिंग करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। मैं बेसिकली मैं उत्तराखंडी हूँ, पहाड़ की रहने वाली हूँ, और मेरा मैं 2005 से यहाँ पर मैं रह रही हूँ, और 2016 तक जो है मेरे पास 25 बच्चे थे जिनको मैं पढ़ाती थी। और तब तक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसको सोशल वर्क कहा जाता है। तो मैं इनको पढ़ाती थी और उसके बाद उनका एडमिशन करवा देती थी, जो भी उनके बैग वगैरह जो भी उनकी नीड होती थी वो फुलफिल करके मुझे बहुत खुशी को से मुझे मिलती थी। मैं हमारी ही अपनी ही कंपनी में मैं काम कर रही थी, जॉब कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो उसके बाद मैम आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली थी? ओके, एक्चुअली मैंने भी आपको बताया कि मेरे पास 25 बच्चे थे जिनको मैं पढ़ाती थी और स्कूल में एडमिशन मैंने किया था उनका। जब भी मेरे पास कोई मिसिंग बच्चे का पोस्ट आता था तो मैं कभी भी उसको ऐसे फॉरवर्ड नहीं करती थी। मुझे ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता था कि ये कहीं फेक तो नहीं है। इसी तरह से एक लड़की थी 12-22 से मिसिंग, कशिश। तो उनका पोस्ट मेरे पास जब आया तो 5 साल की बच्ची थी, और जब उनका पोस्ट आया तो मैंने उस बच्ची को देखा, पता नहीं क्या एक कशिश थी, कशिश जैसे उनका नाम ही कशिश था। बहुत उनकी आंखों में बहुत ही अट्रैक्ट मैं उनसे बहुत ज्यादा हो गई और आकर्षण था वो। मैंने उनको उनके पेरेंट्स को, जैसे मैं एज यूजुअल करती ही थी कॉल, मैंने उनके पेरेंट्स को कॉल किया और मैंने उनसे बोला कि आपका बच्चा है? मुझे बताया हाँ इनका ही बच्चा है। नेक्स्ट डे उसी से रिजेंबल करती हुई एक और पोस्ट मेरे पास आती है, तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि ये बच्चा आपका है? तो क्योंकि बिल्कुल शक्ल मिल रही थी, मैंने कहा ये आप जयपुर में है और आप अपने बच्चे पुलिस के साथ जाइए, बच्चा लेकर आ जाइए। वो बच्ची भी उत्तराखंड की थी और मैं भी उत्तराखंड की, तो एक और वो इतनी खूबसूरत वो बच्ची थी कशिश कि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि वो बच्चा मिला या नहीं मिला। मैंने उनको कॉल किया तो दोनों रोने लगे कि हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है, आप हमें हेल्प कीजिए। मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं था, तो सड़कों में जाने का या प्रोटेस्ट करने का या इस तरह के कामों में, लेकिन कहते हैं ना डेस्टिनी, तो शायद मुझे इसी बात पे चलना था, इसी रास्ते पे मुझे चलना था। तो फिर मैंने काफ़ी अपनी सोसाइटी के लोगों से बात की और फिर हमने ये 12 मई का ये केस था और 19 मई को फिर हमने पहला प्रोटेस्ट किया। तो हम लोगों ने 3 प्रोटेस्ट ऐसे किए, फिर हमने एए में हमने पत्रकारों की एक मीटिंग रखी थी। वहाँ पे
लेडी आई थी जिन्हें इतना घूंघट हो रहा था। तो मैं इसको जब भी बोलती हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आने लगते हैं, और ये हादसा ही ऐसा है उनके साथ, बहुत बुरा हुआ। वो मेरे पास आई, कहने लगी कि मैम आपको सब सुनते हैं और मेरा बच्चा 9 साल का गुम है और मुझे हेल्प नहीं मिल रही, आप मुझे हेल्प कीजिए। तो मेरा कोई बैकग्राउंड तो ऐसा था ही नहीं और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम करूँगी। बस उस बच्चे को मुझे मन हुआ कि मैं उसको मदद करूँ, उसके पेरेंट्स को मैं मदद करूँ, तो ऐसे वो ये सब कर रही थी। तो उन्होंने बोला आपको सब सुनते हैं, चाहे आप एसपी सर, उस समय देश यादव सर थे, तो बोला आपको सब सुनते हैं, या उस समय धर्मेंद्र सिंह यादव सर भी आ चुके थे। तो उन्होंने कहा कि आपको सब सुनते हैं, हमें कोई नहीं सुन रहा है, प्लीज आप मुझे हेल्प कीजिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए मैं इस काम को करती नहीं हूँ, बस इस बच्चे की हेल्प के लिए मैं आई हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगी, उसकी विश्वास मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उसने मेरे पाँव पकड़ लिए और बोला कि आप प्लीज मेरा बच्चा मुझे चाहिए और आप मेरी हेल्प कीजिए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसको किस तरह से सब रिएक्ट करूँ, क्या मैं उसको आश्वासन दूँ या नहीं दूँ या क्या करूँ। किस तरह से लोगों ने वहाँ पे उसको पकड़ा और शांत किया। सारा दिन वहीं पे मेरा निकल चुका था, मैं घर में गई और उसका नंबर उसने मुझे दिया था। मैं जैसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठी हूँ खाने के लिए और मैंने पहले रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो आई वाज मैं अपने आपे में नहीं थी, मैं लगातार रो रही थी और मुझे लग रहा था कि मैंने उसी समय उसको गले से क्यों नहीं लगाया, या फिर मैंने उसको सांत्वना क्यों नहीं दी, या मैंने उसको ये क्यों नहीं कहा कि मैं हूँ आपके लिए। तो फोन नंबर मेरे पास था, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ठीक है मैं आपका बच्चा ढूंढने में आपकी मदद करूँगी। नेक्स्ट डे जब मैं एसपी सिटी से ऑफिस पहुंचती हूँ और मुझे जब पता चलता है कि उस बच्चे की हत्या हो चुकी है और उस बच्चे का सर एक तरफ और धड़ एक तरफ दबा दिया गया था, वो एक ऐसा पल था कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब इनकी ही मदद करनी है और मुझे कोई और नहीं करना। तो इस तरह से मेरा इस रास्ते पे मैं चल पड़ी और आज तक हमने 17 बच्चे पुलिस के ही द्वारा रेस्क्यू करा है। मैम आपको चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में नॉलेज कैसे मिलती है, जैसे केसेस आपको कैसे पता चलते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है? एक्चुअली इससे पहले मैं बता दूं कि मैं 3 फेज पे मैं काम करती हूँ। पहला बच्चों को ढूंढवाना जी, और दूसरा पुलिस के थ्रू ही होता है। दूसरा जो है मुझे लगता है कोई भी चेंज बदलाव विदाउट अवेयरनेस नहीं आता। जी, तो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, हम लोग अगर कोई रेवोल्यूशन आपको चाहिए तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं स्कूल्स, स्लम्स, कॉलेजेस, सोसाइटीज में मेरे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गुड टच, बैड टच, जेंडर इक्वालिटी, malnutrition, इन सब को लेकर वो हम लोग इसमें इससे लोगों को उसमें पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रहते हैं और उनको अवेयर करते हैं। तो इतना अभी तक हमें 6 लाख मेरे ख्याल में 80,000 या आसपास ही मैं अपने बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स को अवेयर कर चुकी हूँ। तो ये लोग अब जानते हैं कि मैं इस तरह से काम करती हूँ, तो लोगों के थ्रू ही मेरे पास केसेस आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू केसेस आते हैं, इस तरह से मेरे पास केसेस आते हैं। मैम जैसे आपने अवेयरनेस के बारे में बात करी अभी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, लाइक जेंडर इक्वालिटी, ये सब क्यों इम्पोर्टेंट होता है? गुड टच, बैड टच, इसके बारे में हमें लोगों को अवेयर कराना क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत जरूरी है। देखिए मॉलेस्टेशन जो बच्चों के साथ होता है, या आप गुड टच बैड टच की आप बात कीजिए, पहले 75% घर के अंदर इस तरह के केसेस होते थे। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके अपने ही भाई या अपने ही, बहुत मैं नाम नहीं बोलना चाहती हूँ, बहुत ही करीबी लोग इसमें शामिल होते हैं। अब तो ये 96% हो गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को बताइए, समझाइए, या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए तो आप ऐसे लोगों को इनवाइट कीजिए जो आपके बच्चों को समझते। कितनी बार होता है कि पेरेंट्स समझाते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन जो इस पर काम करते हैं उन लोगों को बुला कर अवेयर जब करते हैं तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा उनके दिमाग में चीजें रहती हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सिक्योरिटी करनी है, किस तरह से किस लोगों को किस तरह का टच ये है, और कौन इस तरह की हरकतें कर रहा है, क्या हमें किससे बताना चाहिए। कितनी चीजें डराते धमकाते भी हैं लोग, तो हमें डरना नहीं है या किसको बताना है, ये सब होता है।
तो ये गुड टच बैड टच की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ जैसे अगर हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग की भी मैं इसमें ले लेते हैं बात, हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग की भी हम बात करें तो बच्चों को नॉलेज होना, पेरेंट्स को नॉलेज होना, टीचर्स को नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और कितनी बार क्या होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो खुद से भी घर छोड़ के चले जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है लड़कियों को अगर हम कहें तो जेंडर इक्वालिटी का प्रॉब्लम, लैंगिक असमानता जो हमारे समाज में है, घरों में है, एक वो बहुत बड़ा कारण है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये भी बहुत बड़ा रीजन। देखिए जेंडर इक्वालिटी की बात मैं इसलिए करती हूँ कि घरों में बेटियों को वो सम्मान नहीं मिलता। जैसे मैं हर स्कूल में ये बताती हूँ कि भाई जो घर है वो सबसे पहला स्कूल है बच्चों का, और माता पिता पहले शिक्षक हैं। तो अगर घर में अगर फादर मदर के साथ मिसबिहेव कर रहा है या गाली गलौज दे रहा है तो पहली चीज ही बच्चा सीखता है कि किस तरह से, अगर लड़का है तो वो ये सोचेगा कि इसी तरह से बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, और अगर लड़की है तो वो बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी कि जब मेरी माता की ही रिस्पेक्ट नहीं तो मेरी क्या होगी। घर में हम देखते हैं कि बेटे को ज्यादा तवज्जो देते हैं, बेटियों को नहीं देते हैं। जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो वो अपनी बातें अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाती हैं, उसके लिए वो बाहर जाके दोस्ती करती हैं। अब वो जिससे दोस्ती कर रही है वो कौन है, क्या है, ये तो पेरेंट्स को नहीं पता। 15 साल की बच्ची घर से चली गई है या चली नहीं गई, उसने बहला फुसला के उसको लेकर चले गए हैं। तो वो चीजें, इस जेंडर इक्वालिटी की बात अगर हम घर पे करते हैं, लैंगिक समानता की बात हम घर पे करते हैं, तो बच्चा सबसे पहले अपना डर अपने माँ बाप के पास आके बताएगा। कितनी बार क्या होता है, मालन्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, कुपोषण की हम बात कर रहे हैं। बच्चा कुपोषित अगर शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो दिमागी रूप से भी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी। घर में बच्चे को पेरेंट्स डांट रहे हैं, हम इतना अच्छे स्कूल आपको पढ़ा रहे हैं, आपका ट्यूशन जा रहा है, इतना हमारी सामर्थ्य नहीं है, उससे भी ज्यादा हम आपके लिए कर रहे हैं। स्कूल में उसको बच्चे की स्थिति से कोई भी वाकिफ नहीं है, स्कूल में टीचर्स डांट रही है, तो वो डिप्रेशनशिप हालांकि बहुत बुरा है, लेकिन ये भी सच है। अगर आप सर्वे देखेंगे तो अप टू 11 ईयर्स के बच्चे डिप्रेशन में हैं। तो बच्चा घर छोड़ के चला जाता है, फिर जो है हो सकता है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में फंस जाए। तो कुपोषण भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम सिर्फ गुड टच बैड टच और आपका जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम एजुकेशन के ऊपर, मालन्यूट्रिशन के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर हम इस पे भी बात करते हैं, जो कि वो कहीं ना कहीं बच्चे से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें भी हम उनसे करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जैसे आप देखती हैं मॉलेस्टेशन के केसेस भी आते हैं। आप देखती हैं कि सड़क में एक लड़की ने, छोटी उम्र की लड़की ने किसी लड़की को एक तरफा प्यार की चाकू से काटा जी। आप आए दिन हम इन चीजों को सुनते हैं। तो आप ये सोचिए कि उस बंदे के दिमाग में चीजें आई कहां से है, उसकी अपब्रिंगिंग। तो हम पेरेंटिंग पे भी बात करते हैं। अब मैंने इसे भी बताया कि पेरेंट्स अगर अच्छा बिहेव नहीं करे, वाइस वर्सा होता है। माँ अगर ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड के साथ या फिर अपने मदर इन लॉ फादर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती तो अच्छी गलत सीखती है ना। अगर फादर अगर नहीं सही से माता के साथ बिहेव करता है तो उसको बेटे को लगता है कि भाई लड़कियों के साथ तो जब नहीं बात मानती तो गाली गलौज से बात होगी या गंदी तरीके से बात होगी, या फिर अगर वो और ज्यादा अग्रेसिव है हस्बैंड, वो मार पिटाई करता है, तो बच्चा दूसरी चीज क्या सीखेगा, ये सीखेगा कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसकी नजर में लड़कियों का सम्मान कुछ नहीं जी, क्योंकि वो अपने घर में चीज देख रहा है ना। तो जब वो बाहर निकलेगा तो अगर कोई लड़की उसकी बात नहीं मानती है तो वो पिता ने तो जैसे भी मारा, लेकिन बच्चे के लिए मारना मतलब उसका डंडा भी हो सकता है, पत्थर हो सकता है, चाकू हो सकता है, बंदूक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि बच्चे का पहला स्कूल उसका घर है, और पहला जो पेरेंट्स है वो उसके माता पिता है। इसी तरह से मैं जैसे दादा दादी भी हम लोग इसमें आते हैं तो मैं उनको भी समझाती हूँ कि क्यों जरूरी है बहू के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना। तो ये पूरा हम चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी हो, क्योंकि मेरे लिए बच्चे मतलब सबसे बेहतरीन और सबसे नायाब और सबसे खूबसूरत गॉड की, ईश्वर की क्रिएशन है, और हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उनको परवरिश कैसे मिलती है। तो हम उसके लिए भी हम लोग बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश का हर एक बच्चा, उसकी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाए, इतनी सिक्योर हो जाए, और उनको इक्वालिटी मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको खूबसूरत परवरिश मिले, उनको आने वाला समाज तो उनके हाथों में होगा। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे देश जो है हमारे जो भविष्य हमारे बच्चे हैं जी।
तो हम सिर्फ बोलना ही नहीं हमको करना चाहिए, हम लोग को उसको अमल भी करना चाहिए। और वो अमल जब हम सब मिलकर एक घर में जो भी प्राणी रह रहा है वो सब मिलकर करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत हम बच्चों को एक भविष्य दे पाएंगे और सिक्योर भविष्य दे पाएंगे और हम अपने देश को, अपनी सोसाइटी को हम बदल पाएंगे। इस पर भी हम बात करते हैं, हम जो पेरेंट्स के साथ होता है हम इस पर भी बात करते हैं कि आपके ही साथ जब आप अपने बच्चे को इस तरह का परवरिश दे रहे हैं तो आपका बच्चा सिर्फ ये नहीं समझेगा कि आपको उसको अपनी बहन को रिस्पेक्ट करनी है या अपनी दादी को रिस्पेक्ट करनी है, नानी को रिस्पेक्ट करनी है, मदर को रिस्पेक्ट करनी है। उसको आप ये परवरिश दे रहे हैं कि आपको जो भी लड़की बाहर मिलती है वो सब रिस्पेक्ट देना, उन सबको रिस्पेक्ट देना आपका कर्तव्य बनता है। तो हम इस पर भी हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई बाहर किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, किसी महिला के साथ छेड़खानी कर रहे हो, आप नजर बचा के निकल रहे हैं, आज वो इसके साथ कर रहा है, कल आपके साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी बहू के साथ, आपकी बीवी के साथ भी करेगा। तो हम कहते हैं कि आप अकेले मत इनिशिएट कीजिए, आप ग्रुप में चाहिए इनिशिएट कीजिए। उसके पास तो एक ही चीज है ना जी, आप तो इतने सारे हैं जी, तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आने वाला भविष्य बच्चों का सुखी रहे, सफल हो, सुंदर हो, एक अच्छा हम लोग समाज बना पाए। तो मैं तो ये काम कर ही रही हूँ, मैं औरों को भी प्रोत्साहित करती हूँ कि आप भी ये कीजिए और अपने घर पहला घर सुधारिए। और घर के बगल में भी अगर आपको लगता है कि कोई अपनी वाइफ को मारता है या बुरा करता है तो आप वहां पर भी इनिशिएट के लिए अपने लेना चाहिए। आप सब मिलकर जाइए और उनसे कहिए, अगर वो आपको कहता है कि ये हमारे घर की बात है तो उनसे कहिए कि घर के बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम ये मेंटेन करते हैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए। बच्चे को हम दे रहे हैं आपके घर से सारी चीजें बाहर चाहिए। किस तरह से होता है ये भी बोलते हैं कि अपने अपने घर में तो सफाई करनी और कूड़ा अपने गली में फेंकते हैं, आना तो आपको उसी रास्ते है जी। तो आप सिर्फ अपना घर नहीं सुधारेंगे, आपको गली में भी सफाई रखने की जरूरत है। मैम इस मतलब हमारे लिए लाइक बच्चों को एजुकेट करने से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स का एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली का एजुकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सर्टेन टॉपिक्स पे, जैसे आपने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में बात करी, गुड कट बैड टच के बारे में बात करी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी कुछ सोसाइटीज में ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे मदर बहुत ओपनली बात नहीं करती है। हाँ जी, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब मेरे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं तो उस अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं पेरेंट्स को एक चीज समझाती हूँ। हम लोग उसमें से देखिए चाइल्ड ट्रैफिकिंग में मैं बात करूँ तो प्रोस्टिट्यूशन भी हो गया, उसमें आपका ऑर्गन्स का ट्रेड भी होता है, आपका बेगर्स का भी है, आपका जो है चाइल्ड लेबर्स का भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें जिसके कारण की चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। तो जब मैं उनको प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बताती हूँ और मैं इतनी ओपनली मैं छोटे बच्चों से बड़े बच्चों से भी उसी तरह से बात करती हूँ, तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ ठीक है आपको लगता है कि कैसे बात करें तो आप कहानियों के थ्रू बात कीजिए, आप उनको आप ढूंढिए कि किस तरह से आप बात कर सकते हैं। और इतना ज्यादा आज सोशल मीडिया की मैं बात करती हूँ, इतना ज्यादा ओपन है, आप फोन देते हैं, आप गैजेट्स देते हैं, आप बच्चे को टाइम नहीं देते जी। वो टाइम आपका आप अभी नहीं समझ पाए कितना वैल्यूबल है जी। आपका बच्चा उस गैजेट से ज्यादा आप अगर आप उनको संस्कार देंगे, आप उनको बात करेंगे, आप उनको बताएंगे, वो उन चीजों को समझेगा। तो आपका जो टाइम है आप उस टाइम को बच्चों को दीजिए, ओपनली बात कीजिए। ओपन इन सेंस मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा खुल कर, लेकिन आपके पास जरिया ढूंढिए। सिर्फ बच्चों को डांट के या ये गलत है ये बड़ा है आप बता कर नहीं हो सकता, क्योंकि ये चैट जीपीटी का टाइम है जी, है ना। एक क्लिक में जहाँ बच्चा सब कुछ जान जाएगा तो आपको छुपाने से क्या मिलेगा। ये सोशल मीडिया ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा एक क्लिक में अच्छा और बुरा दोनों देख सकता है। क्यों उसको वो बुरे की साइड नहीं जाना है, आपका टाइम और आपकी मीठी बातें, आपकी प्यारी बातें, आपका समझाने का तरीका बच्चे को समझा पाएगा जी, और सही डायरेक्शन दे पाएगा। मैम आप एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, मैम जैसे जो स्लम एरियाज में बच्चे होते हैं आप उनको कैसे एजुकेशन से जोड़ते हैं? बिल्कुल, ये तिलकपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे भी चुकी हैं, 2 हो चुकी हैं, और गुड़गांव में सरस्वती हॉस्पिटल के पीछे भी कुछ चुकियां हैं, इसलिए 200-250 चुकियां हैं। वो बच्चे यहाँ तो हम लोग पहले काम कर चुके, वो बच्चे भी कूड़ा बनते थे तो, और पेरेंट्स उनको स्कूल भेजते ही नहीं थे। तो मुझे किसी ने इससे अवगत कराया था, उन्होंने बोला कि मैम आप जब समझाते हैं तो लोग समझ जाते हैं, आप प्लीज आइए और उनको समझाइए। हमने बहुत कोशिश करी पर हो नहीं रहा कुछ भी। तो मैं यहाँ से फिर वहां गई
तो मुझे ये लगा कि अगर मैं बोलूँ कि बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा है, तो अब इतने सारे उनके बच्चे हैं जी और उनको खाना खिलाना और उनका ज़रूरतें पूरा करना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। जी लेकिन ये भी सच है कि वो आज के डेट पे अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं कर सकते, वजह कुछ भी हो। तो मैंने उन बच्चों को बच्चों को ना समझाकर पेरेंट्स को समझाया कि देखिए आप अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं कर सकते हैं आप? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी। जी अगर आप पढ़ाई करते तो आप इतने सारे बच्चे नहीं पैदा करते और आपके पेरेंट्स आपके साथ होते, आप उनकी देखभाल कर रहे होते। ये आपकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों से पूरा बनवाएंगे, कल के दिन वो भी पढ़े लिखे नहीं होंगे और आप उसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में आपके पेरेंट्स हैं। उनके हाथ नहीं चलते हैं, पाँव नहीं चलते हैं, खाने को नहीं है, जो भी स्थिति आपकी है, या बीमार है तो नहीं उनको इलाज हो रहा है। अगर आपने यही स्थिति अपने बच्चों को भी दी तो आपकी देखभाल नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने उनका हमारा काफी लंबा, ये तो एक छोटा सा पॉइंट मैंने उनको बोला था। इस तरह से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर मैंने एक पूरा उनको कन्विंस करने की कोशिश करी और बहुत ही पॉजिटिव रहा। 34 बच्चे हम लोगों ने स्कूल में उस समय डाले हैं और अभी भी मेरे ऑफिस में उनके लिए बैग्स और टिफिन बॉक्स, पेंसिल्स, इरेजर, नोटबुक्स, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो कि मैं अब जाने वाली उनको दे देखती हूँ और देने जाने वाले औरों को भी हम लोग देते हैं। उत्तराखंड में भी हम लोग काफी इस तरह की चीजें करते हैं। तो इस तरह से हम लोग उनको समझाते हैं और बार बार समझाते हैं। मैं हमेशा गुड़गांव नहीं जा सकती तो मैं वीडियो कॉल के थ्रू 15 दिन में एक बार या महीने से इंडक्शन करती हूँ। मैम, गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए? जैसे आप बता रहे हैं कि काफी सारे स्लम एरियाज हैं जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती है, तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को भी कुछ इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए? बिल्कुल। इस बीच जब ये 34 बच्चों का एडमिशन हुआ है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, वो बनाने में हमें इतनी प्रॉब्लम आई है। बच्चा स्कूल जाना चाहता है, पेरेंट्स स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हरियाणा का मैं बता रही हूँ आपको, तो लेकिन जो है वहां पर उनका बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल में तो हुए नहीं बच्चे। तो अब उनको ये भी समझाना है कि आपको हॉस्पिटल में बच्चे करने हैं जी तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन जो पहले हो चुका है उसका क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट को जगह जगह सर्वे करवा कर ये चीजों का पता करना चाहिए, कितने बच्चों का आधार कार्ड बना है, नहीं बना है, और उनको वहां पे कैंप लगाने चाहिए। हालांकि लगते भी होंगे, मैं नहीं कहीं नहीं लगते, लेकिन ये प्रॉब्लम हमने फेस की है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट, हम तो साथ में है ये गवर्नमेंट के, है ना। अब हमको यहाँ पर भी हमारी नीड होती है गवर्नमेंट, जो भी उनके अनुयायी हैं, जो भी मीन्स जो भी जिनके पास भी ये टास्क है, वो हमको जोड़े, हम तैयार हैं करने के लिए। लेकिन वो बहुत जरूरी है कि हर बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र हो, उनको अवेयरनेस हो, उनको जानकारी हो और वो स्कूल पहुंच पाए। मैम, लड़कियों का एजुकेटेड होना क्यों जरूरी है? लड़कियों के लिए एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि बेटा एक घर को रोशन करता है, एक घर का दिया होता है, एक घर का उजाला होता है। लेकिन लड़कियां दो घरों को रोशन करती हैं, दो घरों का दिया होती हैं। जैसे बच्ची एक घर से दूसरे घर जाती है और सेकेंडली माँ पहली शिक्षिका होती है एक बच्चे की। अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो वो आगे कैसे समझ पाएगी कि बच्चे का पढ़ना कितना जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है, और सेल्फ ग्रोथ बहुत जरूरी है। अगर बच्ची डिपेंडेंट है जब शादी होती है तो वो अपनी व्यूज, अपनी पसंद, अपनी नापसंद रख सकती है, वो डिपेंडेंट नहीं होती जी, है ना। उसकी खुशियों को वो देख सकती है। जब वो ये बहुत ज्यादा शायद आगे हम लोग जा रहे हैं, लेकिन जब शादी होती है ना तो मुझे लगता है ना लड़का ना लड़की पैसों के बेस पर डिपेंड, मैं चाहती हूँ कि सच्चे प्यार के बेस पे वो डिपेंड जी, है ना, रिस्पेक्ट के बेस पे हो, एक दूसरे को तवज्जो दे, प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, और जो पैसा होता है वो खर्च करें एक दूसरे पर, लेकिन लड़की अपने पाँव पे खड़ी हो, ताकि कल के दिन अगर उस पर कोई प्रॉब्लम विपत्ति आती है तो वो उसको ये ना सुनना पड़े कि पति का घर तुम्हारा घर है, या पति के मुंह से ये ना सुनना पड़े कि तुम्हारा घर वो है। वो अपना ही घर बना पाए जहाँ पे वो अधिकार से रह सके। अधिकार मतलब रिस्पेक्ट सबको दे, लेकिन अपने भी आत्मसम्मान के साथ रहे। तो मुझे इसलिए लगता है कि ये होना चाहिए।
मैम चाइल्ड ट्रैफिकिंग और जो बच्चों पे अत्याचार होते हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पुलिस आप किस किस तरह से करते हैं? तो पुलिस के थ्रू हाँ कैसे जी। पूरा आपका क्या प्रोसीजर रहता है? हाँ, पुलिस के थ्रू ही हम काम करते हैं। मैं पूरा सर्वे करती हूँ, पूरा देखती हूँ क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद फिर हम डिस्कशन करते हैं, फिर उन कामों को हम लोग करवाते हैं। और जो हमारी पूरी जगह जहाँ पे हमारे लोग स्प्रेड हो रखे हैं, जी वहाँ पे हम उनके पूरे जो फोटोज वगैरह डिटेल्स वो हमसे शेयर करते हैं। और आगे भी उनके जो उनके जानने वाले हैं वो पूरा हम एक नेटवर्क टाइप बना लेते हैं। तो कितनी बार क्या होता है कि बड़े बच्चे भी घर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो उस तरह से मिल जाते हैं। और पुलिस के थ्रू भी हम लोग जो काम हमने देखा कि ये नहीं हुआ है उसको करवाते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। और भी पर्सनली भी मीन्स ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जी। काफी चीजें होती हैं जिस पर हम लोग काम करते हैं। मैम FTRTC क्या है? FTCRC जी FTCRC फास्ट ट्रैक चाइल्ड रेस्क्यू सेल, ये एक पुलिस सेल है जो हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल अक्रॉस इंडिया ये होना चाहिए। जी क्योंकि देखिए दिल्ली का कानून अगर हम मान लेते हैं, तो दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली का कानून बोलेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन क्या दिल्ली का गुम हुआ बच्चा दिल्ली में मिल सकता है? नहीं मिलता। तो वो इंडिया के किसी भी कोने में मिल सकता है। जी तो हम चाहते हैं कि अलग से पुलिस सेल हर स्टेट में, गांव में, कस्बों में, सब जगह हो और उसकी एक सर्वर के थ्रू कनेक्टिविटी हो। जी और जैसे ही FIR दर्ज होती है वो पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जाए, जी सारे थानों में चली जाए, रिपोर्ट सब जगह चली जाए। हम चाहते हैं कि जो उन पे नियुक्ति हो, आप देखते होंगे कि कितना पुलिस का तो कोई काम ही वही होता है, सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो क्रिमिनल के साथ डील नहीं कर पाएंगे। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी उनको आना चाहिए और क्रिमिनल साइकोलॉजी उनको बताना चाहिए, अलग से उनकी नियुक्ति उसमें होनी चाहिए। और जो है वो उनका जब जैसे कितनी बार होता है कि बड़े बच्चे मिलते हैं, चाइल्ड काउंसलिंग किस तरह से करनी वो भी उनको आना चाहिए, जो हम लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सेंट्रलाइज डेटा हो, जैसे बॉर्डर जो होते हैं दो स्टेट के जो बीच में जो बॉर्डर पड़ता है, उसमें कितना होता है वो क्रिमिनल लेकर उनको बच्चों को चले जाते हैं, वहां पे कोई पूछता नहीं है। जब ये जगह जगह पर स्प्रेड हो जाएगा इंफॉर्मेशन, तो सारे पुलिस एक्टिव हो जाए, क्योंकि वो तो बने ही पुलिस बच्चों के लिए है, बच्चों की सुरक्षा के लिए है। तो कितनी बार क्या होता है कि मॉलेस्टेशन के लिए भी बच्चे को ले जाया जाता है, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और हम पुलिस को भी नहीं दोष दे सकते, हम इसमें एक्टिव और आगे भी बात करेंगे, लेकिन हम पुलिस को भी हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं। आधा दिन आप सोचिए कि उनका कोर्ट में निकल गया, आप चाहे आप झगड़े के केसेस ले लीजिए, तलाक का केस ले लीजिए, मारपिटाई का केस ले लीजिए, जमीन जायदाद का केस ले लीजिए, सारे केस उनके लिए केस है। और बच्चे के गुम होने का केस उनके पास केस ही है। लेकिन सबसे मुश्किल होता है बच्चों का केस, क्योंकि उनके पास फोन नहीं है, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, वो जरिया नहीं है। तो अब जो है वो सारे केसेस में काम करते करते, क्योंकि वहां तो बच्चों का केस रह जाता है, तो हम पुलिस को भी नहीं दोष देते हैं। उनका टीए टाइम से नहीं मिलता है, हमको जरिया सुविधा जानकारी सब मिलनी चाहिए, हमने मांग करी है। हमने मांग करी है कि आधार कार्ड का एक्सेस पुलिस को होना चाहिए। हमने मांग करी है कि जो ऑर्फनेज है उनका डेटा जो है ऑनलाइन होना चाहिए। आधार कार्ड का अगर बच्चे को पुलिस को एक्सेस है तो उनको ऑर्फनेज पे क्यों भेजा जाए जी। तो ये भी हमने मांग की है। हमने मांग की है इसमें कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप ऐसे इक्विपमेंट्स बनाइए जिसमें बच्चे का जो है आधार कार्ड वही बन सके, आपकी स्कैनिंग हो जाए और उनका थंब इम्प्रेशन तो फिर 5 साल तक नहीं रहे, माँ का और पिताजी का आप वो ले लीजिए, थंब इम्प्रेशन ले लीजिए बच्चे की आंखों का, क्योंकि जो एरिस होते हैं वो पैदा होने से लेकर मरने तक में बदलती नहीं है, तो आप उसका स्कैन कर लीजिए। तो जैसे आधार कार्ड कहीं ना कहीं से बच्चे का कभी ना कभी तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो जैसे ही स्कैन होगा उसका पता चल जाएगा। तो हमने ये भी मांग की है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं उसमें हमने मांग की। हमने AI का हमने मांग की कि AI होना चाहिए, माना 1 साल का बच्चा जैसे गुम हो गया, वो 10 साल में बच्चा मिला तो बच्चे की कंप्लीट फेस चेंज हो गया तो AI के थ्रू, और जैसे हम जानेंगे तो पता चलेगा कि बच्चा जो है 1 साल में ऐसा दिखता था या 5 महीने में ऐसा दिखता था, तो वो भी एक जरिया है, मिल जाएगा।
हम करने के लिए तो DNA टेस्ट भी हो सकता है, पर वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो शायद इसलिए हमने उसको इन्वॉल्व नहीं किया है। अगर DNA का भी हम लोग करते तो वो भी पता चल सकता है। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीजें हमने उसमें डाली है कि FTCRC का होना मुझे लगता है। और जितने स्कूल में जैसे 6,80,000 या उसके सराउंडिंग में मैं बात करती हूँ, हमने इतने पेरेंट्स, टीचर और बच्चों को अवेयर किया है। तो जिस भी स्कूल में 1000 से ऊपर मैं स्कूल कवर कर चुकी हूँ, सोसाइटीज में प्रोग्राम हो चुके हैं, कॉलेजेस में मेरे प्रोग्राम होते हैं, हो रहे हैं, झुग्गियों में होते हैं, जहां पर भी हम इसको बात करते हैं। और जब भी मैं इन पॉइंट्स की बात करती हूँ तो हर पेरेंट को लगता है कि ये बहुत ही जरूरी है और ये होना चाहिए। और हमें एक इसमें क्लॉज ये भी डाला है कि सारे पुलिस वाले हम खराब नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो काम नहीं करना चाहते या गुमराह करते हैं। अगर पेरेंट बोलते हैं कि हमारी बच्ची की सर्च नहीं कर रहे हैं और ये हमें गुमराह कर रहे हैं, तो सजा का प्रोविजन भी होना चाहिए। लेकिन मैं काफी मेहनत के साथ काम कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज्यादा मतलब वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो वो इग्नोर हो जाते हैं। जी मैम। मैम, इसी के साथ आप हमारी ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों की सुरक्षा कीजिए, घर में इक्वालिटी वाली भावना से बच्चों को पालिए, बेटियों को तवज्जो दीजिए, लेकिन संस्कार भी दीजिए, ताकि आगे आने पर वो सबकी रिस्पेक्ट कर सके। अपने बेटों को भी संस्कार दीजिए कि वो सबकी रिस्पेक्ट करें। एक छोटी सी बात बोलूंगी, आए दिन हम बोलते हैं कि हमारे बच्चों जैसे इंटरकास्ट में मैरिज करें या धर्म से आगे जाकर मैरिज करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी हम लोग लेके चलते हैं। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी कि बचपन से ही अपने, अगर आप धर्म की बात करते हैं तो बचपन से ही अपने बच्चों को पूजा पाठ, अपने धर्म के बारे में बताइए। और उसकी अगर हम गीता की हम बात करें तो गीता जीने का तरीका सिखाती है, वैल्यूज सिखाती है। तो आप बचपन से ही बच्चों को भी शिक्षा दीजिए, तो जो हमारे बीच में जो बार बार ये बातें उठती है वो भी नहीं उठेंगी। बच्चों की सिक्योरिटी पे उनको बताइए कि क्या जरूरी है। नो मतलब नो होता है, और ये बताइए कि नो बोलना गलत नहीं होता है। गुड टच बैड टच के बारे में बताइए। अगर आप नहीं बता सकते, आपको लगता है कि बच्चा बार बार बोलते हैं तो नहीं सुनते हैं, तो आप हम जैसे NGO को सर्च माय चाइल्ड फाउंडेशन की मैं बात कर रही हूँ, कुसुम कंडवाल भट्ट के नाम से मैं फेसबुक पर भी हूँ, आप वहां पर भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आपको, आपके बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। आप भी कीजिए अपने बच्चों को अवेयर। और आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है बच्चों के लिए, तो आप बच्चों को अपना वैल्यूबल टाइम दीजिए। अगर आप वर्किंग है तो घर में आइए और कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ बिताइए, उनको जानिए, समझिए, और सिर्फ गैजेट के भरोसे मत छोड़िए। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।